एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH के इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगी विच इज़ रिलेटेड टू फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस। तो जो लोग मेरे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो इस पर बना चुकी हूँ फायर सेफ्टी से रिलेटेड। तो इससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। तो जैसे जैसे हम और वीडियोज़ बनाते जाएंगे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि NABH कितना वास्ट है। हर चीज़ कुछ वीडियोस में कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल हैं या फिर जो ऑलरेडी फुल एक्रेडिटेशन ले चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, उन हॉस्पिटल के लिए भी है जो अभी प्रोसेसिंग में है। वो इसलिए क्योंकि एक बार एक्रेडिटेशन होने के बाद आप लोगों ने भी इन चीज़ों का, इन रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। तो एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमेशा की तरह मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, एक बार उसके पर्क्स बेनिफिट्स देख लीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ले भी सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस एक बार जाके क्लिक करके चेक कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, NABH सर्टिफिकेशन लेने के बाद, एक्रेडिटेशन लेने के बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पोर्टल में अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि HCO डॉक्यूमेंट्स है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो आप लोगों को पोर्टल्स मिले होंगे स्पेसिफिकली, वहाँ पे HCO डॉक्यूमेंट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो आप रिमार्क्स के थ्रू जहाँ पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आता है उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकती हूँ, बट एक बार जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। जो भी आपके NABH के पोर्टल्स हैं उस पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए। बिल्कुल स्क्रॉल होके जब आप नीचे आ जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे रिमार्क्स, तो वहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आपको अलॉट किया जाता है, उससे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो स्टिल आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो NABH ने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे जो फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स जो ये 2021 में जो है वो नोट किए गए हैं, बट क्या है, एक तरीके की रीएफर्मेशन ली गई है पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड, तो थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं। हालांकि वही चीज़ें हैं बट थोड़ा सा उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने, इन हॉस्पिटल्स ने इन रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी फायर सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स। तो आप लोगों ने चेकलिस्ट बनाई होगी, आपको पता है कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड NABH के अकॉर्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। ठीक है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं किया है, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो आपके अलार्म्स होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड अलार्म्स। ठीक है, आपकी होज रील्स। अब होज रील्स में क्या चीज़ है, होज रील आपने देखा होगा कि एक ड्रम होता है रेड कलर का, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इस पे पाइप्स होती हैं, ठीक है, जिससे पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ी से आता है। तो ये जो है आपकी होज रील्स हैं, इनकी फंक्शनैलिटी को चेक करना। ठीक है, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, उनको चेक करना कि कोई एक्सपायरी तो नहीं है या कोई रिफ़िल करने वाला तो नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाई है, उसमें मैंने हर एक चीज़ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो बता दी है। ठीक है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो मेन पॉइंट ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने इक्विपमेंट्स की फंक्शनैलिटी को चेक करना है, आपकी होज रील्स हो गए, स्मोक डिटेक्टर्स हो गए, इन सबको आपने चेक करना है। सेकेंड जो है आपके फायर सेफ्टी प्लान्स, उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से उसको देख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, या आपके ये इंसिडेंट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज। ठीक है, तो जो फायर इमरजेंसीज हैं, जो आपके कोड्स हैं, वो आप फ्रिक्वेंटली उसकी ट्रेनिंग करवाएं। तो आप अपनी जो फायर रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसको बार बार देखें। अगर आपका 1 ईयर का टाइम पीरियड है अपडेट करने का, तो उसको 6 मंथ कर लीजिए, उसको अपडेट कीजिए कि हम जो पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर्स है, उसको 6 मंथली रिव्यू करते हैं।
ठीक है, 6 मंथली नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि पॉलिसीज़ में लिखा जाता है कि 1 साल का ड्यूरेशन है रिवाइज करने का, ठीक है, या एज़ पर नीड, तो वो एज़ पर नीड की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर। अगर आपने कोई फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई टीम नहीं बनाई है तो वो टीम इमीडिएटली बनाएं, उसमें आप अपना एक फायर सेफ्टी ऑफिसर बनाएं, और फायर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो तीनों शिफ्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है, आपकी मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, नाइट के लिए। अगर आपकी थोड़ी सी जैसे 8 आवर्स की ड्यूटी है तो जो है आप मॉर्निंग टू इवनिंग एक रख लीजिए, और नाइट के लिए एक फायर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो बना सकते हैं। अब फायर सेफ्टी ऑफिसर का मेन काम क्या है, उसको कोड एक्टिवेट करने आने चाहिए, ठीक है, रेस और पास। उसको पता होना चाहिए कि रेस्क्यू कब एक्टिवेट करना है और पास कैसे, हम इस कोड को कैसे रन करें, ठीक है। आपको एक्सटिंग्विशर चलाना बेसिकली ये उसका कोड है कि आप उसको कैसे चलाएंगे, उसकी प्रैक्टिस उसको हो, ठीक है, जो आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर है। और उसके अंडर जो टीम है उसको भी पता हो कि अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप लोगों ने किस तरीके से कैसे एक्शन लेना है, ठीक है, और अपने जो स्टाफ है, अपने जो विजिटर्स हैं और आपके जो मेन पेशेंट्स हैं उनको कैसे बचाना है। अब एक पॉइंट में मैंने आपको कितने सारे सब पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, एक मेन हेडिंग में आपको मैंने बहुत सारे सब पॉइंट्स बता दिए, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड मेन पॉइंट जो है उसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी, एक बताऊंगी ट्रेनिंग, एक बताऊंगी फ्रीक्वेंसी मॉक ड्रिल की। तो जिन लोगों ने NABH गाइड बुक के बिल्कुल मीन्स बहुत ही थॉरली उसको स्टडी किया है तो उनको पता होगा कि मॉक ड्रिल की फ्रीक्वेंसी बेसिकली साल में 2 बार, ठीक है। बट आप लोगों ने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देना है। आप मॉक ड्रिल जो है अपने ट्रेनिंग कैलेंडर तो आप ऑब्वियसली बनाते ही होंगे, तो उन ट्रेनिंग कैलेंडर में कोशिश कीजिए कि आपके मंथ में एटलीस्ट एक मॉक ड्रिल हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टाफ को थ्योरेटिकली बताने की बजाय प्रैक्टिकली जो आप चीज़ें करेंगे वो ज़्यादा मीन्स उनको समझ आएंगी, ठीक है। तो मॉक ड्रिल जो है वो चीज़ें करवाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं कीजिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ आपकी ट्रेनिंग। अब एक मैंने आपको बताया कि जो आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर है वो बिल्कुल ट्रेन होना चाहिए रेस और पास में, और उसके अंडर जो टीम है उनको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ट्रेनिंग्स में आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रिटिकल एरिया के पेशेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट कैसे करना है, ठीक है। जो वल्नरेबल पेशेंट है, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो चीज़ें समझा नहीं सकते, जो बिल्कुल बेड रिडन है, उनको आप इवैक्यूएट कैसे करेंगे, ठीक है। उसकी जो है जो क्रिटिकल एरिया के पेशेंट्स हैं उनकी इवैक्यूएशन की मॉक ड्रिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें तो आपको बता देंगे कि रेस पास कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो बिल्कुल आपको गाइड करेगा। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पेशेंट्स को, बाकी स्टाफ जो है आपका, उसको पता होना चाहिए क्रिटिकल पेशेंट्स को आपने कैसे इवैक्यूएट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपके आगे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, इनको रिव्यू करना, आपके प्लान्स को रिव्यू करना, ठीक है, और आपका जो है एक फायर सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें आ जाती हैं आपकी मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग्स, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, मीन्स अगर आप साल में 2 बारी करते हैं तो आप उसको मेरे हिसाब से मंथ में एक ट्रेनिंग जो मॉक ड्रिल की वो होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल, 90% ऑफ द हॉस्पिटल क्या करते हैं कि एक बार NABH हो गया दैट्स ओके, उसके बाद कोई काम नहीं करना है, ठीक है। बट अगर आपने एक्चुअल में पेशेंट सेफ्टी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि हम क्वालिटी से बिल्कुल मीन्स बंधे रहें, तो इसके लिए आपको बहुत ही शिद्दत लगा के ट्रेनिंग्स जो है वो देनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ आती है, जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है आपकी फायर NOC। उसको रिव्यू कीजिए। अगर आपके पास फायर NOC नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एज पर स्टेट लॉ थर्ड पार्टी से जो है वो अपना ऑडिट करवा लीजिए और उस ऑडिट की कॉपी अपने पास रखिए। बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस ट्रेनिंग दी, हो गया, समझ आया, आया नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो इंटरनल ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या है, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए एक्सटर्नल ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाहर से किसी जो फायर रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाती हैं, आपको हर चीज़ एक्टिवेट करना सिखाएंगी, रेस को, पास को, ठीक है। आपने इवैक्यूएट कैसे करना है, आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या है, वो हर एक चीज़ आपको समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग आप एक बार ज़रूर ले लीजिए। और इंटरनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो मंथ में एक बार जो है वो मॉक ड्रिल ज़रूर करवाएं,
ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर हॉस्पिटल में ऐसे फायर रिलेटेड इंसिडेंट होते रहते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये चीज़ें ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, ठीक है। और अपने स्टाफ को ऑलरेडी मीन्स प्रिवेंटिव मेजर्स पे लेके जाते हैं कि इसको होने से कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आगे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो हॉस्पिटल ऑलरेडी जनवरी 2021 से पहले एक्रेडिटेड हो चुके हैं, उनको तो जनवरी के एंड में आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है पोर्टल पे अपलोड करने थे, आपके फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स। और जो लोग अभी रिसेंटली एक्रेडिटेड हुए हैं वो एक बार अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करके कि इसको हमने अब किस तरीके से करना है या हम इसको कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी रिसेंटली हुए हैं एक्रेडिटेड, ठीक है। जो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं उनका तो जस्ट जनवरी तक ही था। अभी के लिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कांटेक्ट करके देखिए, उनसे बात करके देखिए, उनको ईमेल करके भी पूछ सकते हैं कि ये जो है हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम कैसे अपलोड करें। जो हॉस्पिटल फुल्ली एक्रेडिटेड है वो तो NABH के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए HCO डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और जो फुल्ली एक्रेडिटेड नहीं है मींस जिन्होंने सर्टिफिकेशन लिया है एंट्री लेवल का, वो होप पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप होप पोर्टल पे अपलोड नहीं कर सकते तो आप उनको मेल भी कर सकते हैं। जो मेल आईडी है वो मैं आपको बता देती हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सर्टिफिकेशन जिन्होंने लिया है एंट्री लेवल का, ठीक है। वो है admin.hope@qcim.org। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर करें सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मैं आपको हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड और NABH से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर में होती हैं उनसे रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।